पहाड़ खा गए अवैध खनन, और पैसा गया नेता और अधिकारियों की जेब में। एसटीपी का जब पानी बाहर खेतों में ले जाते थे, उसके साथ चैनल पे पौधारोपण या ऐसा कार्य होते थे, तो भाई उस टाइम जिले के मुखिया के तौर पे तो जाना ही पड़ता था, लेकिन उसके बाद भी हम देखते थे कि महीने के बाद क्या स्तर है उस पानी का, वो ही गंदगी वैसा की वैसी, वैसे ही फरीदाबाद। एसटीपी का बहाना लेना ग्रामीणों की जिंदगी पे दाव पे लगाना है और बीमारियों को न्योता देना है। अभी फरीदाबाद में 8,000 मकानों को तोड़ने की बात आ रही है, यहाँ भी फार्म हाउस को तोड़ने की बात। ये आखिर फार्म हाउस डेवलप कैसे हो गया अरावली क्षेत्र में, मकान अरावली क्षेत्र में बन कैसे गए, कहाँ कमजोरी हुई? अरावली की लगभग 90% जमीन कम्युनिटी लैंड, जिसको सामुदायिक भूमि कहते हैं जी, जो कई गाँव में पंचायत थी या सामुदायिक रहती, लगभग 5-6% जमीन प्राइवेट। इसलिए आप देखिए कि अरावली में की जमीन सामुदायिक रही, किस लिए? हर गांव के हर वासिंदे के प्रयोग के लिए, चाहे वो चारा हो, चाहे जलावन लकड़ी हो, माइनर फॉरेस्ट हो, घर बनाने की लकड़ी हो, वो कॉमन प्रयोग से रही। हरियाणा जहाँ तक क्षेत्र है, ये जो फार्म हाउस लॉबी है और ज़मीन इतनी महंगी है, और फार्म हाउस वालों ने लगभग अरावली के आसपास खरीद ली है, नीचे ज़मीन मिलने के चांस नगण्य है। यहाँ पर मार खाएंगे, यही वीक पॉइंट है। क्योंकि आप कागज में तो लिख रहे हो, लेकिन जिस नेता की जमीन है वो तो देगा नहीं। बड़ा लापरवाही नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़ी, जो कि माइनिंग लॉबी करवा रही है या फार्म हाउस या कॉलोनाइजर करा रहे हैं जो पैसे वाले। हमें इस अरावली वन क्षेत्र को हर हालत में बचाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं आरपी बालवान जी के पास। आरपी बालवान जी के बारे में आप सभी जानते हैं, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति इन्होंने ली थी, और अब आरपी बालवान अब स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती है। बहुत सारी इन्होंने पुस्तकें लिखी है अरावली पर, साबी नदी पर, इन पर बहुत काम किया है। दोस्तों, आज से 5-6 दिन पहले किसी का मेरे पास फ़ोन आया खलियावास गांव से। उन्होंने कहा कि नदी का जो पानी है, साबी में जो गंदा पानी भरा हुआ है, इसको हमारे गांव की तरफ धकेला जा रहा है। बांध के बीच में जो मसानी बैराज बनाया था काफ़ी पहले, उसके बीच में एक दीवार बनाई हुई थी, उस दीवार को तोड़कर पानी को आगे बहाया जा रहा है। और आगे भी सरकार की योजना है इस पानी को ड्रेन नंबर 8 तक पहुंचाने की। और सरकार की योजना के बारे में जो हमें सूचना मिल रही है वह ये है कि सरकार जो वाटर कोर्सेज है, जो जल बहाव क्षेत्र है साहबी का पुराना, उसी मार्ग से इस पानी को आगे ड्रेन नंबर 8 तक पहुंचाना चाहती है। हमारी चिंता ये थी कि ये पानी जो प्रदूषित पानी है, जब ये नदी क्षेत्र में पहुंचेगा, बहाव क्षेत्र में पहुंचेगा, तो आसपास के ज़मीन, आसपास के गांवों की ज़मीन पर क्या असर होगा, भूमिगत पानी पर क्या असर होगा। लेकिन जब हमारे पास फ़ोन आया तो तब हमने उनको कहा कि भाई क्यों विरोध कर रहे हो, क्योंकि पानी तो बहाव क्षेत्र में ही जाएगा, जिधर ढलान है उधर ही जाएगा। पानी कहाँ सरकार कहाँ लेकर के जाएगी, और ट्रीटेड पानी जा रहा है, पानी एसटीपी के बाद जा रहा है, आप विरोध किस बात पर कर रहे हो। इस बीच एक विद्वान ने मुझसे कहा कि आप वैद्य जी बिल्कुल गलत कर रहे हो, ग्रामीणों की समस्या वाजिब है। तो हमने कहा कि ना मुझे पता वाजिब क्या है, ना आपको पता वाजिब क्या है। सही गलत का फैसला वही कर सकता है जो विद्वान हो, जिसने इस विषय में काम किया हो। इसलिए हमको नाम सुझाया गया किसी साथी ने कि आरपी बालवान वन विभाग में वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, और इन्होंने साबी को लेकर के काफ़ी काम किया है। साबी नदी पर इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा भी है। तो इन्हीं से जानते हैं कि जो सरकार की योजना है, सरकार मसानी बैराज आपने देखा है स्वामी जी, तो उस पर हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपने मुझे समय दिया, इसके लिए एनजेपी हरियाणा आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो मेरा सवाल पहला यही है कि मसानी बैराज में जो पानी इकट्ठा हो रहा है, रेवाड़ी शहर का, आसपास का, वो पानी आ रहा है, सीवरेज का ट्रीटमेंट होकर के आ रहा है पानी वैसे तो, और अब भी वहाँ पर काफ़ी मात्रा में पानी जमा है। और सरकार ने भी जब बाढ़ का पानी जो है नहर के माध्यम से जो यहाँ पर भेजा था ताकि जल स्तर ऊपर आ जाए, लेकिन अब पूरा पानी प्रदूषित है, ये सच बात है। ट्रीटमेंट के बावजूद भी पानी प्रदूषित है, और उस पानी को अब खलियावास की तरफ कुछ धकेला गया है, और आगे की योजना ड्रेन नंबर 8 तक, नजफगढ़ वाली जो ड्रेन है वहाँ तक पहुँचाने की है। आप क्या कहेंगे भविष्य को लेकर के? देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं कर दूं। पहले तो
इरिगेशन डिपार्टमेंट ने ये कहा कि झाल का पानी जो रेन वाटर में एक्सेस आएगा वो डालेंगे यहाँ, और बाद में इन्होंने सीवर वाटर डालना शुरू कर हाँ, दिया। शुरुआत में तो एस्केप चैनल बना था। एस्केप चैनल था। हाँ। लेकिन इस मुद्दे पर जो प्रदूषण आने से पहले मैं थोड़ा समझा दूं कि जो नदी का रिवर बेड होता है, जो रिवर चैनल है, ये पहले बहुत चौड़ी थी और 3 नदियां हैं दक्षिण हरियाणा की, सहाबी, कृष्णावती और दोहान। और आम जनता को समझने के लिए इतना काफ़ी होगा कि जब इनमें पानी आता था वर्षा में, तो कुओं में और ग्रामीणों को पानी की, कुओं के पानी से कोई समस्या नहीं थी, रिचार्ज हो जाता था, जल स्तर बहुत ऊपर था। इससे सीधा सीधा ये समझे, मैं भौगोलिक, जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र या हाइड्रोलॉजी की बातें करने से पहले कि कॉमन मैन की भाषा में कहूँ तो ये आपके तो वैसे भी इन तीनों विषयों में डिग्री है। मैं उनका विशेषज्ञ हूँ। तो ये स्वतः सिद्ध है कि जो पानी इस नदी नालों में आता था, उसी से पूरे क्षेत्र के नीचे ग्राउंड वाटर जिसको बोलते हैं, भूमि जल जो है, वो रिचार्ज होता था, सुधर जाता था, और सुधर भी जाता था, रिचार्ज होता था, जिसको लोग खेती के लिए, पीने के लिए यूज करते थे। जी। क्योंकि सारा जो लाइफ है वो पीने के पानी या भूजल पे ही है। यहाँ आदिकाल से अब तक और कोई नहीं रहा। भूजल जो था, भूमि के नीचे का पानी था, उसी से खेती और वही पीने के लिए सभ्यता को या गाँव की जिंदगी को आगे बढ़ाया है। अब जो जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर होती हैं, ये समझने की बात है, और मैं उन इंजीनियर को भी कह रहा हूँ, वो सुन ले और समझ ले कि जब कुदरत में ये नदियों ने अपना बेड बनाया है, जो कोर्स जहाँ से बही है, वो जो हम जियोलॉजी में कहते हैं वीकेस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, जो कमज़ोर ऐसे क्षेत्र हैं, द्राड़ हैं, जिसमें जॉइंट्स हम कहते हैं, उन क्षेत्रों से जो इरोजन प्रोन थे, वहाँ से ज़्यादा के नीचा हुआ कटाव के बाद, और वो पानी नीचे पूरी भूमि में रिश्ता गया है हजारों साल से। तो आज ये समझ लें कि ये ऐसा क्या कर देंगे कि जो ग्राउंड जो पानी भेज रहे हैं, ये प्रदूषित पानी, वो नीचे नहीं जाएगा, वो आज भी जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या इंजीनियर को ये समझने की है कि सरफेस पे जो पोल्यूटेड वाटर, सीवर वाटर है, वो तो हवा में गैसियस है, वही पोल्यूशन करेगा। यहाँ पर भूमिगत जल में जब मिलेगा तो भविष्य के हजारों साल और पता नहीं कब, कहाँ, कितना, क्या बीमारियां फैलाएंगे। इसमें बैक्टीरिया हैं, इसमें पैथोजन हैं, इसमें जो केमिकल्स हैं, बायोकेमिकल हैं और केमिकल हैं, जो सेपरेट हो नहीं पाते। ये तो आप बिल्कुल ठीक करो। भिवाड़ी, धारवाड़ा क्षेत्र में जो फैक्ट्रियों का भी पानी आया गंदा, तो आसपास के लोगों में बीमारियां हैं कई तरह की। मैंने पुस्तक में जैसे इस जल के विश्लेषण के बारे में लिखा है कि भाई जो सरफेस पे जैसे इंडस्ट्रीज आई या जनसंख्या बढ़ने से ये जो सीवर वाटर आया, और उनमें खेतों में भी जो केमिकल यूज किए गए, फास्फेट जैसे यूरिया है, या जो पैथोजन या यूज करते हैं एंटीसेप्टिक, या यूँ कहिए जितने कीटनाशक दवाइयाँ यूज करते हैं, वो सब नीचे जा रहा है। और जब पशु या आदमी या सब्जी या खेती में काम कर रहे हैं, वो भी बह के आ रहा है सीवर में। तो एक तरह से आप आज की जिंदगी नहीं, आप भविष्य की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं, और भविष्य के लिए ये अभिशाप बनेगा। क्योंकि जो वायरस, जो बैक्टीरिया, जो पैथोजन, जो केमिकल, चाहे उसमें मरकरी है, उसमें कैडमियम है, आर्सेनिक है, जो भी जहरीले पदार्थ हैं, जो इंडस्ट्रियल वास्ट से आए या जो भी प्रदूषित जल से आए, वो अंदर ट्रैप हो जाएंगे। और किसको पता कौन कहाँ पर किसके यूज के लिए करता है उस पानी को, और फिर वो बीमारियां फैलेंगी। इसलिए अगर इनको पानी ले जाना है तो पक्का चैनल बनाएं, और रिवर बेड जो नेचुरल है, इसकी बजाय अपना चैनल बना के ले जाएं। ये ठीक है कि ढलान का पता लग जाता है कि भाई जो धरती पर ढलान कहाँ है, वो नेचुरल रिवर बेड है। अब साबी है, साबी थोड़ा सा आगे चल के 2 भागों में बढ़ जाती है, एक खेक्यावास की तरफ जाती है, एक आगे जाके फिर वो 2-2 भाग 4 भागों में बढ़ जाते हैं, और फिर जाके दादरी तो इससे पहले जो
झील का रूप में ये पानी मिलती है। फिर इसमें कृष्णावती का भी मिल जाता है और दोहन का भी पानी मिल जाता था। और फिर दादरी तोय के बाद पहले ब्रिटिश पीरियड में किलोई झील होती थी, वह थड़ी है दादरी तोय के पास रोहतक झज्जर में, अब तो जी जी झज्जर जिला हो गया। और उसके बाद वो झील का वर्णन है। और उसके बाद दादरी तोय से ये नजफगढ़ की तरफ बहता है, जो ढाल वहाँ पर हम जैसे आपका सुझाव निकल कर के आया कि पानी जाएगा ढलान में, लेकिन उसके लिए सरकार अपना पक्का स्ट्रक्चर बना ले, नदी का जो बहाव क्षेत्र है उससे दूर बना ले, थोड़ा सा जो बहाव क्षेत्र है, वाटर कोर्स है जो, उससे अलग हट करके बना ले और पानी बेशक वहाँ ले जाए। लेकिन सरकार का तो दावा है, अभी राजस्थान का हो चाहे हरियाणा का हो, कि पानी एसटीपी से ट्रीट के बाद जो डाला जा रहा है उस पानी को भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। एसटीपी के पानी पर संदेह की वजह आप बताएंगे? देखिए, मैंने पूरे करियर में देखी है। फरीदाबाद में एसटीपी उद्घाटन हुए, गुड़गांव में भी हुआ, मैं हिसार जब कंजर्वेटर था वहाँ भी, हिसार में भी मैंने देखे। पूरे हरियाणा में एक यमुना एक्शन प्लान का देखा, सोनीपत, उधर पानीपत, कुरुक्षेत्र, लंबी चौड़ी योजनाएं आई पिछले मैं 30 साल का अगर मेरे करियर के टाइम का मैं देखूं, एक भी एसटीपी पूर्ण रूप से कामयाब नहीं है। मैं अब हरिद्वार रहता हूँ और ऋषिकेश देखा, एसटीपी का पानी बिल्कुल शुद्ध नहीं है। एसटीपी दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। थ्योरी में कहने में कागजों में बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली एसटीपी कहीं भी जो मैंने अपने करियर में देखे हैं, क्योंकि मेरा संबंध इसलिए भी रहा कि एसटीपी का जब पानी बाहर खेतों में ले जाते थे उसके साथ चैनल में पौधारोपण या ऐसा कार्य होते थे, तो भाई उस टाइम जिले के मुखिया के तौर पे तो जाना ही पड़ता था, लेकिन उसके बाद भी हम देखते थे कि महीने के बाद क्या स्तर है उस पानी का, वो ये गंदगी वैसा की वैसी, वैसे ही फरीदाबाद। सो ये क्लेम करना कागजों में ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली एसटीपी के बाद पोल्यूटेंट नहीं हो गए, मैंने कहीं देखा नहीं है। अपने करियर में कहीं भी एसटीपी की प्रॉपर कामयाब होते नहीं देखा है। कुछ समय जिस दिन उद्घाटन होगा, मुख्यमंत्री आया उस दिन साफ पानी जा रहा होगा, उसके 1 महीने बाद जाके देखो वही सारे। ठीक बात, मैं खुद ही कई बार देखा है जो ऐसी इस तरह करता है। तो जी जी, एसटीपी का बहाना लेना ग्रामीणों की जिंदगी पे दाव पे लगाना है और बीमारियों को नोता देना है। तो मतलब ग्रामीण जो आवाज उठा रहे हैं वो सही है, पानी जो है वो पक्के चैनल से जाए, उनके खेतों में आसपास भरेगा तो भूमिगत पानी को प्रदूषित करेगा जो। अच्छा स्वामी जी, आप तो आईएफएस ऑफिसर रहे हैं, गुरुग्राम में भी आपकी ड्यूटी रही है, कई जगह आपने ड्यूटी की है, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आपका जो पदभार रहा है, तो काफ़ी कुछ अरावली के बारे में आपने समझा भी है, अरावली पर काम भी किया है। अरावली, अब आपसे आए हैं तो कई बातें करेंगे। जो अरावली एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है अरावली वाल, उसको लेकर के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव काफ़ी प्रयासरत हैं। तो मतलब देखिए ना, दोनों मिनिस्टर हैं वहाँ पर, केंद्र में भूपेंद्र यादव और राज्य में राव नरबीर सिंह के पास कमान है, और दोनों ही अरावली वाल को लेकर के काफ़ी प्रयासरत हैं। अरावली वाल प्रोजेक्ट के बारे में सही दृष्टिकोण क्या है, कितना कारगर होगा और इससे इस पूरे क्षेत्र को कितना फायदा होगा? देखिए, अरावली पर जो काम हो रहा है, देखिए ये बात तो सत्य है कि अरावली विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, और अरावली में जो परिवर्तन है पिछले करोड़ों सालों में अनेक बार आए हैं। और अगर हम अपने नौकरी के काल का ही देखें, 80 के बाद का देखें, तो अरावली में 78 से पहले यहाँ बहुत अच्छे जंगल थे, लेकिन सरकारी या राजनीतिक कारणों से वो काट दिए गए। फिर 80 से 1980-82 में यहाँ पर सामुद्रिक वन की परियोजना आई हरियाणा में। तो यहाँ पर मैं हरियाणा की बात करूँ, हरियाणा अरावली। हाँ, आप हरियाणा की बता दें। नहीं, बाद में राजस्थान गुजरात का भी मैंने देखा है। तो हरियाणा अरावली में मुख्यतः फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ और अब चरखी दादरी बन गया जो बिहानी है, ये जिलों में ये पर्वत श्रृंखला के पहाड़ हैं। इस पे बड़ा चल रहा है, सामुद्रिक वानिकी में काम किया, कुछ वहाँ कुछ हरियाली आई। फिर अरावली परियोजना आई यूरोपियन यूनियन के फंड से, और लगभग 39,000
360 हेक्टेयर 1999 तक 1990 से 1999 जी जी तक रही और 39,360 हेक्टेयर के लगभग उसमें पौधारोपण किया गया या कहिए वन क्षेत्र को रिहेबिलिटेट किया गया। बाद में उसकी एरियल रिमोट सेंसिंग से सत्यापन भी हुआ, काम हुआ। लेकिन जो अरावली में जैसे मान लो 2000 में जब इन्होंने माइनिंग का इतना प्रेशर आया और इन्होंने ये क्षेत्र पंचायतों को सौंप दिया, उसके बाद ग्राम वन समितियां बना दी थी। ग्राम वन समितियाँ सभी जगह बनी थी और एक बड़ी अच्छी सबकी कंपास से रीडिंग ली गई, सबके नक्शे बनाए गए। लेकिन जो माइनिंग लॉबी है या फार्म हाउस लॉबी है वो इतनी हावी हुई कि 2002-3 में माइनिंग अवैध खनन लार्ज स्केल हुआ और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी ने विजिट की, उन्होंने कहा कि ये गलत है और 18/3/2004 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा और बड़ा आदेश जारी किया, जजमेंट या फैसला दिया, जिसमें कहा कि भाई ये जो 39,360 हेक्टेयर अरावली परियोजना में यूरोपियन फंड से आपने किया है, ये सारा वन माना जाएगा। इसी बीच 12/12/96 को गोदावरमन का निर्णय आया और गोदावरमन निर्णय में ये पूरे इंडिया के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए कि भाई जो वन क्षेत्र है इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप, पहले क्योंकि बहुत लोगों की प्राइवेट जमीन थी, उन्होंने कहा कि डिक्शनरी मीनिंग में वन माना जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप। वो चाहे किसी के खेत है, किसी का कुछ भी है, भू मलकियत है, कटान नहीं होगा। हाँ, कटान नहीं होगा। अगर उसको वन क्षेत्र को गैर वानिकी प्रयोग करना है तो आपको भूमि, ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत अनुमति लेनी होगी, जिसमें उसके बदले जमीन देनी होती है, जो कि कभी हरियाणा में कभी नहीं किया, किसी भी खनन कर्ता ने नहीं किया, क्योंकि उसमें पैसे भी देने होते हैं, देर लंबा प्रोसेस है। तो यहाँ जो अवैध खनन रहा वो सारा ये समझिए कि गैर कानूनी तौर से रहा। अब उस टाइम जब मैं 2007 में सुप्रीम कोर्ट में जाता था, 2007-8 में, तो खननकर्ताओं ने ये कहा कि जी पौधे नहीं हैं अरावली में। तो हमने प्रस्ताव दिया, भाई आप मेरी मत मानो, आप सैटेलाइट पिक्चर का देखो। मैंने 60 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन पेन या पेंसिल गिरी हुई ग्राउंड पे जिसमें दिखती थी, दूसरे विदेशी जो कंपनी से क्विक बर्ड सैटेलाइट इमेजरी खरीदी और सारों की फोटो लेके सुप्रीम कोर्ट में पेश की पूरे अरावली क्षेत्र की और दिखाया कि भाई ये है। फिर इश्यू आया, हमारे राजनीतिक या जो भी भूमाफिया, उन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो अपने आप जमे है, नेचुरल है। हमने कहा कि ये देख लीजिए 3 बाई 3 मीटर स्पेसिंग है, ये लगाए हुए हैं। आप प्रकृति कैसे लगा सकती है? प्रकृति नहीं, उसमें जो ट्रेंच के अवशेष भी थे मॉडल, वो भी ऊपर से सारे चीफ सेक्रेटरी तक सब तक एक लंबी लड़ाई लड़ी गई कि भाई हम जो कह रहे हैं सैटेलाइट इमेजरी उसको सत्यापित कर रहे हैं, आप ग्राउंड में आके देखें। विधानसभा स्टैंडिंग कमेटी भी आई, उसको भी मैंने दिखाया कि भाई ठीक है, लेकिन इसमें समस्या क्या है कि जो मस्कट यहाँ ज़्यादा है और इस क्षेत्र में हमारा मेवात सबसे बैकवर्ड एरिया है, इवन महेंद्रगढ़ का नागल चौधरी एरिया में भी काफ़ी बैकवर्डनेस है। तो अवैध कटान जलावन के लिए या दूसरे काम के लिए बहुत भयंकर स्केल पे होता है, तो उसका कटान होगा। दूसरा जो गुड़गांव फरीदाबाद क्षेत्र है उसमें अवैध कटान, ये फार्म हाउस वाले जो पैसे वाले पावरफुल लोग हैं वो क्या है कि यहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, झुग्गी झोपड़ी वालों को रात को पैसे दियाते हैं, अभी तुम लकड़ी भी ले आओ, हमारा नाम नहीं होगा, और 200-200 100 मजदूर चले जाते हैं और सर्दियों में लकड़ी के नाम, गरीबी के नाम पे पेड़ कटवा लेते हैं। पेड़ कटवाते हैं भाई, एक नहीं मैंने 20 बार पकड़ा है। तो अरावली को साफ करने के लिए, अरावली को साफ, ताकि ये कोर्ट में ये कह के देखो जी हमारी जमीन में तो पेड़ है ही नहीं। तो एक ये पैसे वालों का एक स्कैंडल है ये अरावली में कि मेरा एक बीच में एक सवाल है कि आप भी ऑफिसर रहे, यहाँ पर कंजर्वेटर रहे, अभी फरीदाबाद में 8,000 मकानों को तोड़ने की बात आ रही है, यहाँ भी फार्म हाउस को तोड़ने की बात, ये आखिर फार्म हाउस डेवलप कैसे हो गया अरावली क्षेत्र में, मकान अरावली क्षेत्र में बन कैसे गए, कहाँ कमजोरी हुई, कहाँ कमजोरी रही? आपने भी अपने कार्यकाल में कुछ किया इस दिशा में? देखिए, मैं सीधे शब्दों में कहूँ, प्रशासनिक मिलीभगत से हुआ, सीधा आंसर है। मैंने अपनी पुस्तक जो अरावली की जो दोनों लिखी हैं उनमें भी लिखा है, ये जो पुस्तक है
इसमें बड़ा साफ द लिखा है। अरावली इकोसिस्टम्स, हाँ, इसका हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशंस, हाँ, इसका मैं बताऊंगा, ये हिंदी अनुवाद है इसी का, इसी का। अरावली के जंगल सभ्यताओं का रहस्य। तो इसमें देखिए फंडामेंटल क्या है कि मैंने इसमें सुप्रीम कोर्ट में लगभग 100 के लगभग केस थे, उनमें उत्तर भी दिया है, लोगों ने अलग अलग क्लेम किए। एक तो इसकी एक समस्या अरावली की है मलकियत। अरावली की लगभग 90% जमीन कम्युनिटी लैंड, जिसको सामुदायिक भूमि कहते हैं जी, जो कई गांवों में पंचायत थी या सामुदायिक रहती, लगभग 5-6% जमीन प्राइवेट, बाकी प्राइवेट ओनरशिप नहीं है। सामुदायिक भूमि होने से क्या हुआ कि पहले तो इसमें कोई खेती होती नहीं थी, सूखा एरिया है, वर्षा होती नहीं थी, पथरीली है, और बसासत के लिए भी यूज नहीं करते क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए ये यहाँ क्वार्जाइट रोक बड़ी हार्ड है, नींव खुदती नहीं थी। आजकल तो मशीन आ गई जेसीबी है। तो उन दिनों पहले के टाइम में जैसे यूँ कहे पार्टीशन के बाद भी जब अलॉट किया तब भी यहाँ अरावली की भूमि अलॉट नहीं की गई क्योंकि इसमें बसासत करना भी मुश्किल था। जब तक कि अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जेसीबी, ये मशीन, बोर, ड्रिलिंग मशीन, ये कॉमन होगी, पहले कॉमन नहीं थी। इसलिए आप देखिए कि अरावली में की जमीन सामुदायिक रही, किस लिए? हर गांव के हर वासिंदे के प्रयोग के लिए, चाहे वो चारा हो, चाहे जलावन लकड़ी हो, माइनर फॉरेस्ट हो, घर बनाने की लकड़ी हो, वो कॉमन प्रयोग से रही। ब्रिटिश काल में 1900 में एक अंग्रेजों ने एक्ट बनाया, पंजाब भू संरक्षण अधिनियम 1900। उसमें ये जो सेक्शन 4 जिसको बोलते हैं, हरियाणा सरकार ने हटाने का प्रयास किया, मुझे पता नहीं, याद नहीं। मैं बताता हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो उसका मकसद ये था कि जो प्राइवेट जमीन है उनको वन माना जाए, और वन मान के जो उस टाइम जो स्टेटस था उसके बाद खेती के लिए और नहीं तोड़ी जाए, नो तोड़ नहीं की जाए, न पेड़ काटे जाए। वो ये जो पेड़ काटने की मनाही, और बाद में 30/9/2002, 16/12/2002 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो सेक्शन 4-5 पीएलपीए में, जी हम इसको पीएलपी बोलते हैं शॉर्ट में, पीएलपीए में जो एक बार नोटिफिकेशन होगा वो हरदम जंगल माना जाएगा, फॉरेस्ट माना जाएगा। जो कि क्योंकि सरकार ने जैसे ही दबाव बढ़ा भूमाफियाओं का, अमीर आदमियों का, नेताओं का, क्योंकि सभी तो नेता और अफसर वाले सारे आईएएस आईपीएस मंत्री संतरी सब, तो ज्यादा इसी लेवल पे भ्रष्टाचार है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस पे है, सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन है इसमें। मैंने कितने ही मंत्रियों के तोड़े हैं चार दीवारियां, कितना ही। तो अब अरावली वाल पे तो आओ, आप उस पे कुछ फायदा होगा। देखिए, तो अब जो 2000 जैसे मान लो 9 में मैंने छोड़ा, उस टाइम स्टॉक के बाद फिर देर इज लार्ज स्केल डिप्लेशन या कटाई का ये बहुत हुआ, और बहुत जगह पहाड़ खाली कर दिए। तो अब जो बनाया है इसमें अच्छे और बुरे दोनों पॉइंट मैं बताता हूँ। अच्छा प्रोजेक्ट है, मैंने पढ़ा है इसको कि एक समग्र विकास की तरह है, और इसमें खेतों के लिए भी शामिल किया है, और ये कोई नई स्कीम नहीं है। 1960-70 के दशक में राजस्थान से रेगिस्तान रोकने के लिए महेंद्रगढ़ जिले में भी ट्री वॉल लगाई थी, और बहुत सारे प्राइवेट जमीन लेके आरएफबी जैसे घोषित किए गए थे। तो पहले से प्रयास रहते हैं कि भाई जो आंधी आती थी, मिट्टी राजस्थान का डेजर्ट इधर आ रहा है, वो न्याय ये हरियाणा में था, अब ये तीनों राज्यों के लिए है। क्योंकि अरावली दिल्ली, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस है, नॉर्थ में यहाँ से लेके गुजरात तक फैली हुई है, लगभग 750, कोई 650 कहता है, 700 किलोमीटर लंबा ये अरावली का फैलाव है। और बहुत सारी मिनरल्स भी हैं, सारे ही मिनरल हैं लगभग। मतलब 5-5 किलोमीटर ग्रीनरी का है ना शायद। इसमें इन्होंने रखा कि भाई हम इसके आसपास ऊपर तो पेड़ लगाएंगे, भू संरक्षण करेंगे, भूमि कटाव को रोकेंगे, जल संग्रहण करेंगे, जो रेन वाटर है उसका कंजर्वेशन करेंगे, जैसे पहले बनाया वैसे होते होते विलेज फॉरेस्ट कमेटी को रिवाइव करेंगे। ये सब चीज़ें ठीक हैं। जहाँ फिर भी पौधारोपण की, अगर ठीक ठाक चला तो वाइल्ड लाइफ का भी जो है, हाँ, अगर ऊपर का ठीक ठाक जैसे पौधारोपण चला तो उसमें वन जीव को भी संरक्षण मिलेगा। लेकिन जो दुखती रग है इस प्रोजेक्ट की, वो किसानों की भूमि है।
हालांकि उन्होंने इस प्रोजेक्ट में रखा कि वो मॉडल बनाएंगे, अलग अलग मॉडल में एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो सिल्वी पेस्टोरल, अलग अलग मॉडल गुजरात तक किसानों की जरूरत के किसान को आमदनी देने का प्रयास होगा। लेकिन हरियाणा क्षेत्र में देखिए, राजस्थान गुजरात में हो सकता है कुछ जमीन किसान सहमत है, हरियाणा जहाँ तक क्षेत्र है, ये जो फार्म हाउस लॉबी है और जमीन इतनी महंगी है और फार्म हाउस वालों ने लगभग अरावली के आसपास खरीद ली है, नीचे जमीन मिलने के चांस नगण्य है। यहाँ पर मार खाएंगे वो, यही वीक पॉइंट है। क्योंकि आप कागज में तो लिख रहे हो, लेकिन जिस नेता की जमीन है वो तो देगा नहीं, उसने तो लग्जरी रिसोर्ट बनाया है, वो पौधारोपण, भू संरक्षण, जल संरक्षण के लिए नहीं देगा। अब कागजों में तो ठीक है और नक्शे में भी वो जमीन दिखेगी, मौके पे तो आप देखो जाके सब फार्म हाउस बने हुए हैं ना, ये नुकसान रहेगा, ये नुकसान रहेगा। इससे वो कैसे पार पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा सफलता मिलेगी। क्योंकि ये बात, अगर मैं फरीदाबाद सारा क्षेत्र देखा है, फरीदाबाद की ये जो पहाड़ी है सिसोट तक आती है, निमोट तक फरीदाबाद से चल के, अनंगपुर से चल के, फिर ये जो साउथ में जा रही है, 2 पहाड़ी की ब्रांच हो जाती हैं, फिरोजपुर झिरका से आगे जाके, एक पूर्व की एक पश्चिम की, और दोनों का एक सिरा राजस्थान में, एक सिरा हरियाणा में है। दोनों पहाड़ियों का वाटर शेड जिसको बोलते हैं ना, जल संग्रहण क्षेत्र के हिसाब से वो। फिरोजपुर के तो आसपास फिर भी अच्छी पहाड़ियां बची हुई है, लेकिन कुछ एरिया राजस्थान में, अलवर में ऐसे पहाड़ गायब हो गए। नहीं, वहाँ पर भी फार्म हाउस वालों ने जमीन खरीद ली है, जो पहाड़ों के नीचे फिरोजपुर, झिरका, नू में भी खरीद लिए हैं। और जहाँ तक आप जो माइनिंग की बात कर रहे हैं, वो तो हरियाणा में भी लगभग 15-20 पहाड़ गायब कर दिए। और सीईसी की रिपोर्ट है, मेरी किताब में भी लिखा है, लगभग 30, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 30 पहाड़ तो पता ही नहीं कहाँ चले गए, पहाड़ के पहाड़ गायब। तो एक गायब। बार एक फोटो छपा था कि हनुमान जी पहाड़ उठा करके ले गए, पहाड़ के पहाड़ गायब हो गए। और ये मेरा कथन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कथन है। पहाड़ खा गए नेता और अधिकारी, पहाड़ खा गए अवैध खनन, और पैसा गया नेता और अधिकारियों की जेब में। अच्छा चलो, ये वो रह गया थोड़ा साबी की महत्व और बता दूं मैं। देखिए, जो साबी नदी है जिसका हमने बात चर्चा शुरू की, ये बहुत प्राचीन प्री वैदिक काल से ये नदियां हैं यहाँ जो अरावली में, साबी, कृष्णावती, दोहान। और उस समय अगर महाभारत काल तक कहें तो दोहान सबसे पवित्र मानी जाती थी और ये सरस्वती का हिस्सा मानी जाती थी। और साबी ट्राइब जो था, उसके जो राजा था, जो राजस्थान में था, उसके नाम पर ही साबी नाम पड़ा है इसका। और भगवान कृष्ण के वंशज यहाँ राज करते थे, इसलिए कृष्णावती पड़ा। और दोहान भार्गव ऋषि, जो चौवन ऋषि का आश्रम, उस पर पड़ा। तो ये तीनों बहुत पवित्र नदियां हैं। और एक और मिथ है कि जो भारत भूमि कहते हैं जहाँ वेदों की रचना हुई, साउथ में साबी उसकी सीमा थी, नॉर्थ में सरस्वती। तो क्या एक उम्मीद की जा सकती, तीनों नदियां पुनर्जीवित हो सकती है? देखिए, इनको करनी चाहिए, हो सकती नहीं है, इनको करनी चाहिए। हालांकि राजस्थान ने उस क्षेत्र में बांध बना लिए। मैंने मेरी किताब में चेक डैम नक्शा अभी पूरा दिया है और पूरा विवरण दिया है, कहाँ से आरंभ होती है और कैसे चलती है। और ये इतनी महत्वपूर्ण नदियां हैं, लाइफ लाइन है जीवन की। और इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ आज जो प्रदर्शित हो रही है कि मनुष्य का विकास इन्हीं अरावली पहाड़ों में हुआ है। फरीदाबाद के पास आप अनुमान कीजिए कि मनुष्य आया है लगभग 1-1.5 लाख साल पहले, जिसको होमो सेपाइन कहते हैं। होमो सेपाइन 1 लाख, लेकिन उससे पहले जिसको कहते हैं ना हम बंदर के पूर्वज है, आदमी जो मनुष्य जो पशु से खड़ा होने लगा था उसको होमो इरेक्टस कहते हैं, लगभग 5 लाख साल पहले। उसके अवशेष भी मांगर, अनंगपुर इसमें मिले हैं। और उसके बाद लगातार सभ्यता का विकास जो हुआ है वो अनंतपुर से लेके चित्तौड़गढ़ तक की पहाड़ियों में अवशेष मिले हैं, यही नहीं मिले हैं। सभ्यता का विकास हुआ है, सभ्यता का विकास इन्हीं अरावली पहाड़ियों में हुआ है। अब यहाँ पर इतिहास लिखने वालों ने गलती क्या कर दी, उनको शायद भूगर्भ विज्ञान का ज्ञान नहीं था। तो इसमें क्या है कि 10-12 आइस एज रही हैं। आइस एज का मतलब यह है कि पूरी धरती बर्फ से ढक गई। और जो आखिरी ग्लेशियल ईरा या आइस एज था वो था
11,500 से 14,500 साल तक 2,000 साल जब पृथ्वी बर्फ में रही तो आदमी कहाँ रहेगा? फिर वो पानी पिघलाएगा तो नीचे तो पानी भर जाएगा। तो मनुष्य इन्हीं अरावली की गुफाओं में, अरावली में अपने को सस्टेन किया है, शिकार करके आज हाँ, तो ये जो अरावली है खाली विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत ही नहीं है, ये सभ्यताओं का संरक्षक है। और महाभारत में बड़ा स्पष्ट वर्णन है कि ययाति और उसके पूर्वज पुररवा यही राज करते थे। तो युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र कहता है जो पुररवा की राजधानी रही वहां जाके आप इंद्रप्रस्थ बनाओ। इसका संकेत ये मिलता है कि जब वो मानव सभ्यता थी जो होमो सेपाइन की, वो यहाँ विकसित होते हुए महाभारत काल तक जो राजा रहे वो इसी में रहे। और दूसरा वर्णन इसलिए मिलता है कि जो गंधर्व या जो यहाँ के लोकल वासिंदे थे जिन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाई, वो कृष्ण से भी नहीं आ रहे, अर्जुन से नहीं आ रहे, तो आग लगानी पड़ी। वर्णन है जी जी। तो आप देखिए कि जो सभ्यता, यहाँ से मैं वो क्ल्यू लेता हूँ कि जो होमो इरेक्टस था, होमो सेपाइन बना, मनुष्य बना 50,000 साल पहले रहने लगा, वो विकसित होते होते महाभारत काल में एक अच्छी विकसित सभ्यता होगी। सभ्यता बढ़िया, हथियार, जिसका रहन सहन, मकान बनाने की कला इतनी विकसित थी कि इनको इनवाइट करके इंद्रप्रस्थ बसाया। तो हमें बड़ा लापरवाही नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़ी जो कि माइनिंग लॉबी करवा रही है या फार्म हाउस या कॉलोनाइजर करा रहे हैं जो पैसे वाले। हमें इस अरावली वन क्षेत्र को हर हालत में बचाना चाहिए। मनुष्य का इवोल्यूशन का, विकास का, सभ्यता के विकास की कहानी इन्हों में छिपी है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जो कि आम जनता को, मुझे भी नहीं पता था नौकरी काल में, क्योंकि ये खोज बाद में होती गई समय समय पे। हालांकि राजस्थान में कुछ गांवों में 1942-40 के हैं कि भाई ये 6,000 साल 7,000 साल पहले सभ्यता के अवशेष पहले रिपोर्टेड है, पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट है। लेकिन यहाँ के जो फरीदाबाद के भूमाफियाओं ने आगे नहीं आने दिया। आपका धन्यवाद। आपने अरावली वाल के बारे में बताया, आपने साबी के बारे में जानकारी दी और जो ग्रामीणों को, ग्रामीण जो मांग उठा रहे हैं उसके बारे में भी आपने स्पष्ट अपनी बातें कही। लोगों की जानकारी बढ़ेगी, सरकार तक भी आपकी बात पहुंचे और सरकार इस दिशा में सोचे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।